हाय गाइस, वेलकम टू इन्वेस्टिंग विद धन। तो अभी क्वाइट रिसेंटली एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक स्टडी रिलीज करी जिसमें उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स के अमंग एक शॉकिंग डेटा को रिवील किया। इस स्टडी में उन्होंने बताया कि बिटवीन 2003 टू 2022 अगर किसी फंड ने लेट सपोज 19.1% के एवरेज सीजीआर रिटर्न्स डिलीवर किए इन द 20 इयर्स, तो उसी फंड में इन्वेस्ट करने वाले एक एवरेज इन्वेस्टर को केवल 13.8% के पर एनम रिटर्न्स मिले हैं, यानी उसने 5.3% के एनुअल रिटर्न्स को गवाया है। अब ये चीज सुनने में थोड़ी इलॉजिकल लगती है, राइट, कि अगर एक इन्वेस्टर उसी फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके एवरेज रिटर्न्स इतने कम क्यों हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको डेटा की मदद से ये प्रूफ करके बता दूंगा कि क्यों इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा हायर पॉसिबिलिटी है कि ये जो एग्जैक्टली आपने इस पूरे डेटा पॉइंट में देखा, ये सिमिलर चीज़ आप में से ज़्यादा लोगों के पोर्टफोलियो के साथ होने वाली है इन द लॉन्ग टर्म, और इस चीज़ को आप कभी भी कैलकुलेट भी नहीं करोगे। और इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस पूरे ही लॉस को होने से आप अपने पोर्टफोलियोज में एक्चुअली में कैसे रोक सकते हो। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यही समझने से कि इस पूरे सिनेरियो के डेवलप होने के पीछे का एक्चुअल कोर रीजन क्या है। तो इकलौता रीजन इस पूरी सिनेरियो के पीछे है फंड स्विचिंग, यानी एक इन्वेस्टर अपनी पूरी इन्वेस्टिंग लाइफ साइकिल में जितनी बार अपने म्यूचुअल फंड्स को स्विच करता है, उसके केस में उसके जो एक्चुअल रिटर्न्स है और जो फंड्स के रिटर्न्स है, उनके बीच का ये गैप बढ़ता जाता है। तो अब सबसे पहले हम उन 4 हिडन कॉस्ट और उनके इम्पैक्ट को प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरीके से अगर आप फंड्स को फ्रीक्वेंटली स्विच करते हो तो आपके पोर्टफोलियो की जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, उनके केस में ये जो हिडन कॉस्ट है उसको इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर इन 4 हिडन कॉस्ट को हम समझें तो पहला कॉस्ट आता है एग्जिट लोड, जो कि मैक्सिमम हर एक फंड के केस में होता है। जहां पर मैक्सिमम फंड के केस में आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप उनमें से 1 ईयर से पहले अपना पैसा विड्रॉ करते हो तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। सेकंड आता है एसटीसीजी, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, जहां पर अगर आपने 1 ईयर से पहले अपने फंड से पैसा निकाला, उसमें जो भी गेन्स हुए उस पर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये जो 2 कॉस्ट है ये तो वेल नोन है, पर अगली 2 कॉस्ट आई एम श्योर आप में से किसी ने नहीं सुना होगा। थर्ड कॉस्ट आता है हमारा कैश ड्रैग। अब ये कैश ड्रैग क्या होता है? तो लेट सपोज आज आपने किसी फंड से एग्जिट किया अपने पैसे को दूसरे फंड में शिफ्ट करने के लिए। अब उसके केस में जब अपना पैसा आप रिडीम करोगे तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो एटलीस्ट T+2 या T+3 दिन लेता है पूरे होने के लिए, यानी जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन करी T+3 या 2 डेज। इसके बाद जब उस पैसे को आप दूसरे फंड में शिफ्ट करते हो तो अगेन आपको T+1 डेज में वो जो पूरा नया फंड का एनएवी है वो एलोकेट होता है। तो इस पूरी ही ड्यूरेशन में आपने 4 to 7 डेज मार्केट में मिस कर दिए, जिस ड्यूरेशन में आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं रहा। अब अगर आप अज्यूम करके चलो कि इस 7 डेज की ड्यूरेशन में मार्केट 0.5% भी ऊपर जाता है, तो वो गेंस आपने लॉन्गर ड्यूरेशन में मिस कर दिए, जो कि एक्चुअली में इसका इंपैक्ट कितना बड़ा पड़ेगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा नंबर्स के फॉर्म में। इसके बाद हमारा फोर्थ इंपैक्ट आता है बिहेवियरल पेनल्टी। अब ये एक सबसे अंडररेटेड कॉस्ट है जो कि ऑलमोस्ट कोई भी कैलकुलेट नहीं करता, और ये सबसे बड़ा इंपैक्ट डालती है किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियोज के रिटर्न्स पे। अब देखिए, जब भी कोई इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो का जो फंड्स है उसको स्विच करता है तो वो कब वो करता है? जब उसके पोर्टफोलियो के फंड में लगातार अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। पर ऐसे में काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि जब आपने अपने फंड से एग्जिट किया तब वो अपने लोएस्ट लेवल पॉइंट पे चल रहा होगा या फिर लोअर लेवल पे चल रहा होगा, और जब आपने उससे फंड से स्विच करके किसी दूसरे फंड में उस पैसे को डाला तो वो फंड अपने हाईएस्ट लेवल पे होगा, बिकॉज वही रिटर्न्स देके आपने उस फंड में इन्वेस्ट किया होगा। तो ऐसे में आप ऑपोजिट कर रहे हो जो कि एक इन्वेस्टर को करना चाहिए, यानी व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज यू आर सेलिंग लो एंड बाइंग हाई। तो ऐसे में आप ऑलमोस्ट 3 to 4% की जो रिटर्न है इन द लॉन्गर रन उनको खो देते हो, बिकॉज जो फंड आपने अभी सिलेक्ट किया हो सकता है उस फंड में भी वहां से आगे आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। अब इसके बाद यहां से मैं आपको प्रैक्टिकली नंबर्स के फॉर्म में दिखाता हूं कि इन सारे हिडन कॉस्ट का एक्चुअल इंपैक्ट क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक पूरा ही सिनेरियो लिया है, जिस सिनेरियो मैंने अज्यूम किया है कि देयर आर 2 इन्वेस्टर, इन्वेस्टर ए एंड इन्वेस्टर बी। दोनों इन्वेस्टर्स 10,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। दोनों ही 10 ईयर्स के टेन्योर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिन फंड्स में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट सेम फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, जिसमें उनका एक्सपेंस रेशियो 0.65% का है, और आगे आने वाले टाइम में जितने भी फंड्स में स्विच भी कर रहे हैं उनका भी एक्सपेंस रेशियो एज्यूम 0.65% का ही है। एग्जिट लोड उन सारे फंड्स का 1% है अगर वो 1 ईयर से पहले एग्जिट करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न के चलते लॉन्गर ड्यूरेशन में इन फंड्स के इन्वेस्टर्स के एवरेज रिटर्न उनमें आपको एक काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टर ए के टाइमलाइन की। इसने एक ही बार फंड स्विच किया, जहां पर जब इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी ने दोनों ने सेम फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करी थी, उस फंड में उनको एक्सपेक्टेशन से कम रिटर्न्स मिले देखने को 12% के, और 12% के रिटर्न्स देखने के बाद ऑलमोस्ट 3 इयर्स उन्होंने वेट किया, और फिर उसके बाद दोनों ही इन्वेस्टर्स ने अपना जो फंड है उसको स्विच किया। इन्वेस्टर ए ने जो फंड स्विच किया वो उसने एक फंड में इन्वेस्ट किया जिसको उसको 14% या फिर 15% के रिटर्न्स देखने को मिले, और 15% इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स देखने के बाद उसने 7 इयर्स तक उस फंड को ज्यादा हाथ नहीं लगाया। उसके रिटर्न्स कभी 14.5% हुए और कभी 15.5 या
15% तक भी गए, पर उसने फर्दर उस फंड में ज्यादा कोई स्विचिंग नहीं करी बिकॉज वो बेंचमार्क के ऊपर ही रिटर्न दे रहा था, यानी उस पूरे इंडेक्स का जो बेंचमार्क था उससे बेटर वो रिटर्न दे रहा था। वहीं उसके कंपैरिजन में जो इन्वेस्टर बी है उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रहा, जहां पर उसने 3 इयर्स बाद अपना पहला फंड स्विच किया। उस फंड में उसको शुरुआत के 1-2 साल 14.5% के रिटर्न्स देखने को मिले, जैसे मैंने आपको बताया था इन्वेस्टर ए के केस में उसको भी ऐसे शुरुआत में रिटर्न्स देखने को मिले थे। पर उसने वेट करने की बजाय फिर से 5th ईयर पे अपना फंड को स्विच किया। स्विच करने पे एक्चुअली में उसको एक बेटर फंड मिल गया जिसमें उसको 15% के रिटर्न्स मिले, जो कि उसको उसी सेम रिटर्न्स पे ले आया जो इन्वेस्टर ए था। बट वहां से भी उसका मन नहीं भरा बिकॉज बीच में जो रिटर्न्स है वो फ्लक्चुएट कर रहे थे। तो अगेन उसने ईयर 7 में अपना फंड स्विच किया एक ऐसे फंड में जिसके पास्ट के रिटर्न 16-17% के थे। पर जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि जब उसने स्विच किया तो फंड अपने टॉप पे था, तो उसके इन्वेस्ट करने के बाद फंड में रिटर्न्स थोड़े ड्रॉप हुए फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। पर वो 14.5% के रिटर्न्स उससे फिर भी मिले, जो कि कोई बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं था। बट एक साल बाद जब उसने फिर से फंड स्विच किया तो उसको एक ऐसा फंड मिला जिसने उसको 16% के रिटर्न्स दिए फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अब अगर आप इन दोनों ही इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी के इन 10 ईयर्स में एवरेज रिटर्न्स कैलकुलेट करोगे कि इनके एवरेज मीन रिटर्न्स कितने निकल के आते हैं, तो इन्वेस्टर ए ने 14.10% के एवरेज रिटर्न्स बनाए इन पूरे ही ड्यूरेशंस में, वहीं इन्वेस्टर बी ने 14.15% के रिटर्न्स बनाए। यानी एक्चुअली में उसने फंड स्विचिंग के चलते 0.05% के जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स है वो इन्वेस्टर ए के कंपैरिजन में इन्वेस्टर बी ने बना लिए। पर अब हम देखते हैं कि 10 ईयर्स के होराइजन के बाद एक्चुअली में इंपैक्ट क्या पड़ा उनके एक्चुअल कॉर्पस पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर ए ने 24.15 लाख रुपीस का कॉर्पस बनाया, वहीं इन्वेस्टर बी का कॉर्पस आपको 23.67 लाख रुपीस का देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 48 लाख रुपीस कम है इन्वेस्टर ए से। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर इन्वेस्टर बी के एवरेज रिटर्न 10 ईयर्स में ज्यादा थे तो एक्चुअल कॉर्पस का कम कैसे है। तो देखिए उसके लिए वापस इसी चार्ट पे देखिए, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि बोथ इन्वेस्टर ए एंड इन्वेस्टर बी ने 12 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे। बट फर्क ये है कि अगर आप इन्वेस्टर बी के केस में देखोगे तो उसमें आपको 5,000 रुपीज का एग्जिट लोड, STCG ऑफ 5,740 रुपीज और मोस्ट इंपॉर्टेंटली LTCG ऑफ 84,000 रुपीज को पे करना पड़ा इन दिस होल ड्यूरेशन। वहीं इसे कंपैरिजन में केवल इन्वेस्टर ए ने LTCG पे किया ऑफ 37,883। अब LTCG इन्वेस्टर ए का इतना कम क्यों है, बिकॉज इसका तो LTCG ज्यादा होना चाहिए था बिकॉज इसने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फंड होल्ड किया। तो इसने यहाँ पर एक टेक्निक फॉलो करी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर अभी अगर आप देखो तो जैसे आप देख सकते हो कि भले ही आप फंड स्विचेस करते जाओ और उससे आपको 0.5 या 0.1% का ज्यादा पड़ भी जाए इम्पैक्ट, तो भी लॉन्गर ड्यूरेशन में इनकी जो कॉस्ट रहेगी हिडन उससे आपके पोर्टफोलियो पे आपको नेगेटिव इंपैक्ट ही देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर ये जो हमने कैलकुलेशन देखी ना, इसमें हमने जो हमारी फर्स्ट 2 हिडन कॉस्ट थी यानी हमारा एग्जिट लोड और सेकंड जो STCG था उसका ही इंपैक्ट देखा। अब हम देखते हैं कि जो बाकी 2 हिडन कॉस्ट है यानी थर्ड और फोर्थ उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो हम आते हैं कैश ड्रैग पे, जहां मैंने आपको बताया था कैश ड्रैग के केस में अगर आप 7 डेज मार्केट में इन्वेस्ट नहीं रहते हो ड्यू टू आपके T+2 और T+3 डेज ऑफ ट्रांजेक्शन प्लस जब आप नया इन्वेस्ट करोगे दूसरे फंड में, तो 7 डेज का कंज्यूम अगर आप 0.5% के रिटर्न्स मिस करते हो तो उस रिटर्न्स के मिस करने के बाद अगर आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये 24.15 लाख के रिटर्न्स थे अब इन्वेस्टर ए। वहीं इन्वेस्टर बी के केस में ये रिटर्न्स और भी कम हो जाएंगे 23.33 लाख रुपीस, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में उसने 0.5% के रिटर्न्स मिस कर दिए क्योंकि वो फंड को ज्यादा स्विच करता रहा और उसके ट्रांजैक्शन के बीच में ही जो पैसा था वो फंसा रहा। तो ऐसे में इसका एक्चुअल जो कॉर्पस है वो ऑलमोस्ट 0.81 लाख रुपीस कम रहेगा एज कंपेयर टू इन्वेस्टर ए। बट अब यहाँ पर हमने ये देखा कि इन तीनों ही हिडन कॉस्ट का इंपैक्ट केवल 81,000 रुपीज आया और इसके अलावा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। बट एक्चुअल डिफरेंस बनेगा जब हम फोर्थ हिडन कॉस्ट को ऐड करेंगे जो कि हमारा बिहेवियर पैटर्न। तो हमारा जो बिहेवियर पैटर्न का इंपैक्ट है उसको हम फैक्टर इन करते हैं। तो देखिए हमने अज्यूम किया है कि जब भी एक इन्वेस्टर एक बार अपने फंड को स्विच कर रहा है तो उसके केस में उसको 1% का ड्रैग हो रहा है उसके पूरे ही रिटर्न्स पे, जैसे कि हमने पहले बात किया था कि बिकॉज इन्वेस्टर्स ये करते हैं कि वो एक ऐसे फंड को सेल कर रहे हैं जो कि अपने लोएस्ट लेवल पे है और स्विच करके एक ऐसे फंड में अपना पैसा डाल रहे होते हैं जो कि अपने हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो उसके केस में ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वहां से आगे उस फंड के जो रिटर्न से नॉर्मलाइज हो। तो इसके केस में अज्यूम किया हमने कि एक इन्वेस्टर अगर एक फंड एक बार में स्विच कर रहा है तो उसको 1% का ड्रैग देखने को मिल रहा है, तो इन्वेस्टर बी को इस तरीके से 4% का ड्रैग देखने को मिलेगा एवरी ईयर। यही रीजन भी मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि क्यों एक इन्वेस्टर एक्चुअल फंड के रिटर्न से कम पैसा कमाता है। तो इसको अगर आप फैक्टर इन करोगे तब आपको एक्चुअल इंपैक्ट दिखेगा कि इन्वेस्टर ए ने 23.2 लाख रुपीस कमाए अपने पूरे कॉर्पस में, वहीं पर इन्वेस्टर बी का टोटल अमाउंट हुआ 19.4 लाख रुपीस, जो कि ऑलमोस्ट 3.62 लाख रुपीस कम है एज कंपेयर टू इन्वेस्टर ए, जस्ट बिकॉज इसके बिहेवियरल इंपैक्ट के चलते इसने फंड्स को स्विच किया, लो सेल करके हाई बाय किया और उसके चलते लॉन्ग टर्म में पर एनम के बेसिस पे इसके जो रिटर्न्स है वो इंपैक्टेड रहे। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे फ्रीक्वेंट फंड स्विचिंग के चलते आपके पोर्टफोलियोज पे जो हिडन कॉस्ट लगता है उसका एक्चुअल इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा हो सकता है। पर अब सवाल वही आता है कि क्या फंड स्विचिंग गलत है? बिल्कुल भी नहीं।
अगर हमारे पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क और मेथड है इस पूरे प्रोसेस को करने का, तो हम ये जो हिडन कॉस्ट है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि व्हेन यू शुड एक्चुअली कंसीडर स्विचिंग योर फंड्स। तो इसके केस में आपकी दो ही कंडीशंस आती हैं जब आपको अपने फंड को स्विच करने को कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहले केस बनता है कि जब आपका इन्वेस्टिंग का जो गोल है या तो वो रीच होने वाला हो या वो चेंज हो गया हो। यानी मान के चलिए आपको कोई घर बाय करना था जिसके लिए आप काफी लंबे टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब उसके केस में ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि मान के चलिए अगले 3 साल बाद आपको घर बाय करना है तो मैं 3 साल के एंड में ही अपनी सारी एनएवीज को सेल करूंगा, बिकॉज हो सकता है उस ड्यूरेशन में मार्केट फॉल हो जाए और आपका जो कैपिटल हो उसमें से काफी बड़ा पोर्शन इरोड हो जाए। तो ऐसे में धीरे धीरे आपको अपने कैपिटल को सेल करना है, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करना है। और सेकेंडली हो सकता है आपका जो पूरा एक गोल है वही चेंज हो जाए कि आपकी जॉब चली जाए या फिर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो। तो उस केस में आप सारा पैसा आप इक्विटी में नहीं रख सकते, बिकॉज आपके पास सेफ पैसा नहीं है पैसा और मार्केट में डालने के लिए। तो उस केस में आप अपना कुछ जो पैसा है वो सेफ यानी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करोगे। तो उसके लिए आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट गोल है, अपने जो फंड्स है उनको स्विच करना पड़ेगा। सेकंड हमारा मेन रीजन आता है उस केस में जब जो फंड है वही अपने आप में अंडर परफॉर्म कर रहा हो। पर अब अंडर परफॉर्मेंस का भी ड्यूरेशन क्या है? तो देखिए, अंडर परफॉर्मेंस के केस में हमेशा एक चीज ऑब्जर्व करी गई है कि लॉन्गर ड्यूरेशन में जिन फंड्स ने 10 to 15 ईयर्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, उनके केस में भी 2 to 3 ईयर्स बीच में ऐसे रहे हैं जिस ड्यूरेशन में उस फंड ने काफी खराब परफॉर्मेंस दिया है। बट इसीलिए हमें कभी भी केवल 2 या 3 ईयर्स के बेसिस पे फंड की जो रिटर्न है उसको कैलकुलेट नहीं करना है। हाँ, अगर 3 ईयर्स से ऊपर हो जाते हैं उस फंड को और स्टिल वो अपने बेंचमार्क के जो रिटर्न्स है उसको अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तब आपको फंड को स्विच करने को कंसीडर करना है। प्लस एक और केस ये बनता है कि अगर उस फंड का जो फंड मैनेजर है जिसके बेसिस पे पास्ट में फंड ने इतने अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए, अगर वही फंड को छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में अपनी इन्वेस्टमेंट को कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हो और ये देख सकते हो कि फंड के केस में जो नया फंड मैनेजर आएगा वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और अगर इस केस में ऐसा भी होता है कि फंड मैनेजर जो पहले अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस के चलते इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेट सपोज अगर कोई फंड है वो वैल्यू या फिर ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स को पिक कर रहा था, बट मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस के चलते अगर वो स्ट्रेटेजी को ही वो चेंज करता है, तो वहां पर अपने फंड को आप स्विच करने को कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा फंड स्विचिंग का एक और काफी अच्छा इंडिकेटर है, वो है फंड का रेटिंग ड्रॉप होना। जहां पर अगर आप धन के प्लेटफॉर्म का यूज करते हो तो इसके केस में जितने भी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च की रेटिंग उसमें दी रखी होती है। तो अगर आप ये देखते हो कि विथ टाइम वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंग स्टार की ये रेटिंग उस फंड के केस में ड्रॉप हो रही है, यानी 5 स्टार से 4 या 3 स्टार पे आ रही है, तो आप कंसीडर कर सकते हो उस फंड को स्विच करने का। तो अगर आप इस फीचर का फायदा उठाना चाहते हो तो अभी जाइए धन ऐप को चेकआउट करिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जहां पर हम उस मेथड को समझते हैं जिसको आपको फॉलो करना है जब भी आप फंड की स्विचिंग कर रहे हो। तो देखिए, इस मेथड को भी समझने से पहले मैं आपको उसी कैलकुलेशन पे लेके चलता हूं जो भी हमने इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी के केस में देखा था। तो देखिए, इस केस में जो हमारा इन्वेस्टर ए था वो एक मेथड को फॉलो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट हार्वेस्टिंग। अब ये प्रॉफिट हार्वेस्टिंग कैसे होती है? तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इन्वेस्टर ए का पूरा ही लाइफ साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें लेट सपोज इसने अपनी जब इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया तो आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट के ईयर 2 में इसने 1,40,000 रुपीज को रिडीम कर लिया, जो कि इसकी फर्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट थी जिसपे 1 ईयर्स पूरे हो चुके थे और इस पे इसको 20,000 रुपीज का गेन हुआ। तो जैसे इसकी इन्वेस्टमेंट के 1 ईयर पूरे हुए उसने उस गेन्स को विड्रॉ कर लिया। उस पर गेन्स को विड्रॉ करने के बाद बिकॉज उसका अमाउंट 1.25 लाख से कम था, जीरो टैक्सेस को एलटीसीजी पे इधर देने पड़े, उसने टैक्स बचा लिए। इसी तरीके से हर एक ईयर के एंड में उससे पहले वाली ईयर का जो इसका इन्वेस्टमेंट है जिसको 1 ईयर पूरे हो जा रहे थे उसको ये विड्रॉ करता गया, उसके जो प्रॉफिट था उसको गेंस की तरह लेता गया और बिकॉज के जो गेंस थे वो 1.25 लाख से कम थे, उस वजह से उसने उस पर अपने टैक्सेस को बचा के ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज से भी ज्यादा के अपने टैक्सेस सेव किए। एंड इसी वजह से आप देखोगे एट द एंड इम्पैक्ट ये पड़ा कि इन्वेस्टर ए ने 37,000 रुपीज एलटीसीजी में पे किया और वहीं इन्वेस्टर बी ने ऑलमोस्ट 84,000 रुपीज। अब यहाँ पर आपको ये मेथड तो फॉलो करना ही है, भले ही फंड स्विच करो या ना करो। बट इसी केस में एज्यूम करके चलते हैं अगर इन्वेस्टर ए या इन्वेस्टर बी को फंड स्विच भी करना था तो उसके केस में वो क्या कर सकता था। तो लेट्स अज्यूम अगर इन्वेस्टर ए ने 2 या 3 साल अपने फंड को होल्ड किया, उसको उसमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली, बट बिकॉज उसके इन्वेस्टमेंट कैपिटल काफी बड़ा था, उसके जो ओवरऑल रिटर्न्स थे वो 1.25 लाख से ऊपर जाने लगे, तो उसके केस में उसको जो एलटीसीजी है वो देना पड़ जा रहा था। तो उसको वो यहाँ पर ये कर सकता है कि उस पूरी 3 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, जहां पर पहली ईयर और दूसरी ईयर का इन्वेस्टमेंट जिस पे उसको ऑलरेडी 1 ईयर हो चुके हैं उसको पहले वो 1 ईयर के इन्वेस्टमेंट को सेल करे, जिस पे उसको एलटीसीजी वो बुक करे, उधर एलटीसीजी कम आएगा तो उधर उसको टैक्सेस कम पे करने पड़ेंगे और फिर उस पहली इंस्टॉलमेंट को वो अपने दूसरे फंड में स्विच कर दे। सेम जो 2 अदर इंस्टॉलमेंट उसकी बची है ऑफ सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, फिर वो सेकंड ईयर की इन्वेस्टमेंट को सेल करे, उस पर वो एलटीसीजी को बुक करे, बिकॉज को एलटीसीजी 1.25 लाख से कम या फिर बराबर भी हो सकता है, तो उसके केस में अगेन उसके टैक्सेस बच जाएंगे और फिर उसको वो स्विच कर सकता है। इसी तरीके से वो 1 ईयर पूरा होने पे अपने फंड के जो रिडीम्स हैं उनको करे, जिस वजह से उसको एलटीसीजी बार बार ना पे करना पड़े। इससे उसकी जो ओवरऑल कैपिटल है वो काफी बच जाएगा और उससे कंपाउंडिंग पे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला था
वो नहीं पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा, जिससे यूट्यूब एल्गोरिथम इसको नए व्यूअर्स तक पुश कर सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.